शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, संस्था जो है वह अब अपने क्लासेस के प्रति जो रेगुलरिटी है उसको ध्यान रखेगी और आप लोगों को नियमित रूप से जो क्लासेस है वह मिलेगा। दोस्तों, हमने आप लोगों से संविधान पर काफ़ी कुछ चैप्टर पर चर्चा कर चुका हूं और आज आप लोगों से जो चर्चा का विषय है वह संवैधानिक संस्था में संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों, हम आपसे उन्हीं चैप्टर पर चर्चा करेंगे जहां से यूपीएससी हो या यूपीपीएससी, अन्य स्टेट पीएससी, जिस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उस चैप्टर पर हमारा ज़्यादा फोकस होगा। अभी तक हमने संवैधानिक संस्था पर आप लोगों से चर्चा किया जिसमें वित्त आयोग आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। आज जो चर्चा होगी वह संघ लोक सेवा आयोग पर होगी। दोस्तों, हम संवैधानिक संस्था खत्म करेंगे, फिर उसके बाद सांविधिक संस्था, फिर जो गैर संवैधानिक या उसे हम संविधानेतर संस्था कहते हैं उसको खत्म करेंगे। यहां से यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी एक या दो प्रश्न जरूर पूछ लेता है। हम लोग इसी प्रकार अपने जो भी सेक्शन होंगे आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछने के, वह ऐसे ही हम आपसे हर एक विषय पर चर्चा करते हुए चलेंगे। दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके अधिक से अधिक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल इस पर कार्य करते रहें। यदि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस दे रहे होंगे, यदि आपके परीक्षा के लिए यह क्लासेस इंपॉर्टेंट होंगे, तो बस आप थोड़ा सा मेहनत करिए। फेसबुक पर आप जरूर मेरे क्लासेस को लगाइए। विपेश सर द्वारा आप लोगों को संविधान पर क्लासेस समर्पित, समय बता दीजिए 8 PM डेली। और दोस्तों, इससे करने से थोड़ा आप भी क्या होंगे, हमसे जुड़ेंगे, हमसे भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे और हम भी आपके लिए प्रयास करेंगे। अब दोस्तों, हम आप लोगों से यह नहीं कहेंगे कि जो अन्य अध्यापक करते हैं कि बहुत जोरों शोरों से ताकत देते हैं कि नहीं लाइक शेयर करिए। यदि आप हमसे भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे तो जरूर आप ऐसा कार्य करेंगे। आइए अब हम ज़्यादा समय न खराब करते हुए टॉपिक पर आते हैं। आज जो चर्चा का विषय है आप लोगों से संघ लोक सेवा आयोग। 10 सेकेंड। संघ लोक सेवा आयोग। राइट। अभी हम आप लोगों से जो संवैधानिक संस्था थी उसमें वित्त आयोग पर आप लोगों से बहुत अच्छे से चर्चा किया, आप लोगों ने क्लासेस को देखा भी। अब आज जो हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं वह संघ लोक सेवा आयोग पर कर रहे हैं। अब दोस्तों, कभी कभी स्टेट पीएससी में पूछ लेता है कि संघ लोक सेवा आयोग किस भाग में आता है, तो यह चीज आपको पता होना चाहिए कि यह किस भाग में आता है। भाग 14 में। बिल्कुल तैयार करते हुए चलिए, किस भाग में आता है, भाग 14 में। और दोस्तों, इसमें एक आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 315। ठीक है, धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 315 के तहत यह कहा गया है संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कि यह एक स्वायत्त एवं संवैधानिक संस्था के रूप में विद्यमान है। क्या क्या? जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी स्वायत्त एवं संवैधानिक संस्था के रूप में। हमने आपसे यह बताया है कि संवैधानिक संस्था कौन होते हैं,
जिसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल में हुआ हो। यदि इसमें कोई परिवर्तन करना हो तो सर्वप्रथम आपको संविधान में संशोधन करना होगा, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, जो ये संघ लोक सेवा आयोग है, इसके संदर्भ में जो आर्टिकल आपके आते हैं वह आर्टिकल 315 से आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक। ठीक है। अब ये जो आर्टिकल 315 से 323 तक है, आपको मैं एक एक आर्टिकल भी बताऊंगा। इसमें आपको आयोग के जो संगठन के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति एवं उनकी पदच्युति एवं उनके संबंध में जो स्वतंत्रताएं हैं, उनके संबंध में जो कार्य एवं शक्ति है, इन सब का वर्णन आपको पूरे आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है? तो आपको आयोग के संगठन के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति, उनकी पदच्युति एवं उनके कार्य एवं शक्ति, उनकी स्वतंत्रता आदि का वर्णन आपको दिखाई देता है। अब दोस्तों, हम लोगों के जो चर्चा का क्रम होगा, एक एक सेक्शन को अलग अलग बांटकर हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग चर्चा करेंगे संरचना, गठन एवं कार्यकाल। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे चर्चा? पहले यूपीएससी के संदर्भ में, यूपीएससी के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे संरचना, गठन, कार्यकाल। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, यूपीएससी जो है वह एक अध्यक्ष एवं कुछ अन्य सदस्यों से मिलकर आपका गठित होता है। कैसे? एक अध्यक्ष एवं कुछ अन्य सदस्य। ठीक है। से मिलकर क्या होता है? गठित होता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना होगा कि सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है। ठीक है। सदस्य संख्या जो है वह आपका निर्धारित नहीं है, यह आपको याद रखने की चीज है। ठीक है। सदस्य संख्या क्या है? निर्धारित नहीं है। ठीक है। ये आप याद रखिएगा, आपका ऐसे ही प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है। क्योंकि यहां पर सदस्य संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है। तो आयोग में क्या होंगे? एक अध्यक्ष होंगे एवं कुछ अन्य सदस्यों द्वारा मिलकर यह गठित होगा, लेकिन आयोग में सदस्य संख्या जो है वह निर्धारित नहीं है। अब दोस्तों, यह जो सदस्य संख्या है, इसको निर्धारित करने का अधिकार किसको है? सदस्य संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों, सदस्य संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। बिल्कुल याद रखिए, कौन सदस्य संख्या निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक और चीज आपको याद करना है। जब नियुक्ति हो गई, अब मान लो कि सदस्यों की क्या हो गई? नियुक्ति हो गई। अब नियुक्ति के बाद सेवा की शर्तों में उसके जो सेवा शर्तें हैं, उन सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अर्थात कि जब उन सदस्यों की नियुक्ति हो गई, उसके बाद सेवा की शर्तों में उसके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये आपको यहां पर याद रखना है। अब दोस्तों,
आयोग के आधे सदस्यों के लिए, जो यहां पर आयोग के सदस्य हैं उनके संबंध में कहा जाता है कि आयोग के 1 मिनट, आयोग के आधे सदस्यों के लिए कुछ जरूरी बात कही गई। क्या बात कही गई? कि यह भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का इनको अनुभव होना अत्यंत आवश्यक है। कितने वर्ष? 10 वर्ष का। ठीक है, तो आयोग के आधे सदस्यों के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष के कार्य का क्या होना चाहिए? अनुभव होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो दोस्तों आयोग के आधे सदस्यों के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्य के कम से कम कितने वर्ष? 10 वर्ष का अनुभव होना अत्यंत आवश्यक है। अब दोस्तों अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की जो सेवा शर्तें हैं, ठीक है, वह निर्धारित कौन करेगा? वह राष्ट्रपति करेगा। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित कौन करेगा? तो वह निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। यह सब चीजें आप याद रखिए। ठीक है, तो कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और दोस्तों आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, ठीक है, मान लो कि ये आयोग के अध्यक्ष है व सदस्य हैं, अन्य सदस्य, इन्होंने पद ग्रहण कर लिया। अब पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि, ठीक है, या 65 वर्ष की आयु, ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया? पद ग्रहण कर लिया। अब पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि, अगर इन्होंने पद ग्रहण किया 58 साल में, ठीक है, 58 वर्ष में, तो ये रिटायर कब होंगे? 64 साल में। ठीक है, ठीक है, लेकिन मान लो कि यह पद ग्रहण करते हैं 62 वर्ष की उम्र में। ध्यान रखिए, पद ग्रहण करते हैं 62 वर्ष की उम्र में, तो भी ये 65 वर्ष की अवधि में रिटायर हो जाएंगे। था तो 6 साल, अगर यह 59 वर्ष में पद ग्रहण करते हैं तो भी ये 65 वर्ष की अवधि में रिटायर, अर्थात कि 6 वर्ष तो कार्य करेंगे। ठीक है, अर्थात कि अध्यक्ष व अन्य सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो पहले हो तक यह पद धारण कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करना। ठीक है, अब हम लोग संरचना, गठन एवं कार्यकाल को अच्छे तरीके से जान गए। अब क्या जानते हैं? बर्खास्त एवं निलंबन। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं बर्खास्त एवं निलंबन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी बर्खास्त एवं निलंबन। ठीक है,
हम लोग क्या जानेंगे? बर्खास्त एवं निलंबन। थोड़ा डिजिटल प्रॉब्लम है, एक मिनट। बर्खास्त एवं निलंबन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे प्रश्न पूछ लेता है, और यदि आप पढ़े हैं तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्वेच्छा से किसी भी समय राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा संबोधित कर यह अपना पद त्याग सकते हैं। ठीक है, तो जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं वह स्वेच्छा से किसी भी समय राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा संबोधित कर पद त्याग सकते, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो आयोग के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, यह सदस्य स्वेच्छा से किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित पत्र द्वारा, मतलब कि हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा संबोधित कर यह अपना क्या कर सकते हैं? पद जो है वह त्याग सकते हैं। ठीक है, पद त्याग सकते हैं, याद रखिएगा। जो आयोग के सदस्य है वो स्वेच्छा से किसी भी समय राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा संबोधित कर आप अपना पद त्याग दीजिए। या अब आगे, कार्यकाल से पूर्व, अर्थात कि आपने कार्यकाल पूरा नहीं किया और कार्यकाल से पहले ही राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को निम्न प्रक्रिया, कुछ प्रक्रियाएं हैं, उसके द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो कार्यकाल से पहले कैसे हटाएंगे? तो ये चीज कार्यकाल से पूर्व या कहें कार्यकाल से पहले जो राष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति कैसे सदस्यों को पद से हटा सकता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जानते हैं, मतलब कि कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति जो है सदस्यों को कुछ प्रक्रियाएं हैं उसके द्वारा वह हटा सकता है यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए। ठीक है, पहला क्या? यदि उसे क्या घोषित? दिवालिया घोषित। यदि उसे दिवालिया घोषित तो उसे कार्यकाल से पहले ही पद से हटाया जा सकता है। यदि वह पदावधि के दौरान किसी अन्य वैतनिक नियोजन में लगा हो, ठीक है, अर्थात कि वह किसी अन्य वेतन भत्ते से जुड़ा हुआ हो, तब पर भी उसको पद से राष्ट्रपति हटा सकता है। अर्थात कि पदावधि के दौरान किसी अन्य वैतनिक नियोजन से जुड़ा हो, पद के दौरान किसी अन्य वैतनिक नियोजन से जुड़ा है तो उसे पद से, कार्यकाल से पूर्व ही उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। या राष्ट्रपति के दृष्टि में, मतलब कि राष्ट्रपति के दो आंख हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति के दृष्टि से मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता के कारण भी उसे पद से हटाया जा सकता है। क्योंकि मानसिक एवं शारीरिक रूप से यदि आप विक्षिप्त हैं या आप अव्यवस्थित हैं तो आप कार्य को निर्वहन करने में असक्षम होंगे, तो इस कारण उसको कार्यकाल से पूर्व ही राष्ट्रपति हटा सकता है।
राइट। तो राष्ट्रपति की दृष्टि में अर्थात कि रामनाथ कोविंद के नजरों में, ठीक है, रामनाथ कोविंद आपके वर्तमान में क्या है, राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति के दृष्टि से मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता के कारण कार्य निर्वहन कर सकने में असक्षम है, तो उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के दृष्टि में शारीरिक एवं मानसिक रूप से असक्षम के कारण कार्य निर्वहन कर सकने में आप असक्षम है, तो राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। फिर आगे, या अध्यक्ष या सदस्यों, अध्यक्ष व सदस्यों को दुर्व्यवहार एवं कदाचार के आधार पर भी उनको पद से हटाया जा सकता है। तो क्या, दुर्व्यवहार व कदाचार, दुर्व्यवहार व कदाचार पर भी के कारण भी अध्यक्ष व सदस्यों को उनके कार्यकाल से पूर्व हटाया जा सकता है। तो आपसे प्रश्न पूछे कि पहली चीज तो जो आयोग के सदस्य हैं वो स्वेच्छा से किसको त्याग पत्र देंगे, राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा संबोधित कर वह त्याग पत्र दे सकते हैं। दूसरे स्थान पे कार्यकाल से पहले भी उनको क्या है, पद से हटाया जा सकता है। उसके लिए या तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, ठीक है। दूसरा, या वह किसी अन्य वैतनिक नियोजन से जुड़ा हो, ठीक है, तो भी हटाया जा सकता है। या राष्ट्रपति की दृष्टि में वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से असक्षम है, या उसके दुर्व्यवहार व कदाचार पर भी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना है, बिल्कुल याद रखना है। अब दोस्तों, ऐसे मामलों की जांच जो है वह आर्टिकल 145 के तहत, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे मामलों की जांच वन मिनट, ऐसे मामलों की जांच आर्टिकल 145, ठीक है, याद रखिएगा, ये आर्टिकल 145। तो आर्टिकल 145 के उपरांत सुप्रीम कोर्ट हटाने का परामर्श दे सकता है, ठीक है। आर्टिकल 145 के उपरांत सुप्रीम कोर्ट हटाने का निर्देश दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे मामलों की जांच जो दुर्व्यवहार कदाचार पर आप क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मामलों की जांच किससे होगा, आर्टिकल 145 के तहत जांच होगी। उसके उपरांत सुप्रीम कोर्ट जो है हटाने का परामर्श दे देगा और यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। यह इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के लिए क्या होगा, बाध्यकारी होगा, ठीक है। तो जो आप अध्यक्ष व सदस्यों को दुर्व्यवहार व कदाचार के आधार पर पद से हटा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे मामलों की जांच होगी आर्टिकल 145। उसके उपरांत सुप्रीम कोर्ट जो है वह हटाने का परामर्श दे देगा। और दोस्तों, यह जो है राष्ट्रपति के लिए क्या होगा, बाध्यकारी होगा। अब आते हैं दोस्तों कार्य एवं शक्ति पर। तो यूपीएससी के हम लोग क्या जानेंगे,
कार्य एवं शक्ति। कार्य एवं शक्ति, सब प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिए, ठीक है। सभी लोग ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिए। तो दोस्तों यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व केंद्र शासित जो क्षेत्र होते हैं, केंद्र प्रशासित क्षेत्र की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए क्या करता है? परीक्षाओं का आयोजन करता है। याद रखिए, यह किस स्तर पर? अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और केंद्र प्रशासित क्षेत्र के लोक सेवाओं, ठीक है। तो यह अखिल भारतीय सेवाओं, ठीक है, यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, ठीक है, केंद्रीय सेवाओं, व केंद्र प्रशासित क्षेत्र। आप लोग जानते हैं, सभी लोग कमेंट करिएगा, केंद्र प्रशासित क्षेत्र कितने हैं भारत में वर्तमान समय में, ठीक है। केंद्र प्रशासित क्षेत्र के लोक सेवकों, ठीक है। यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र के लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए क्या करता है? परीक्षाओं का आयोजन करता है। आप लोग बैठते हैं ना, आप सभी लोग क्या दे रहे हैं? एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी का, तो वह कौन कर रहा है? यूपीएससी, ठीक है। आईएएस का एग्जाम देते हैं ना, तो यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व केंद्र प्रशासित क्षेत्र के लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए क्या करेगा? परीक्षाओं का आयोजन करेगा। अब ये दोस्तों आयोग जो है, यह परीक्षा के पाठ्यक्रम व परीक्षा प्रक्रिया का निर्धारण भी करता है, ठीक है। जो आप सिलेबस देखते हैं, जीएस के 4 पेपर आपके लिखित पेपर हैं, जो आपके वैकल्पिक विषय है उसका पाठ्यक्रम क्या हो, यह सब कौन निर्धारित करता है? वह यूपीएससी करता है, ठीक है। और इसकी प्रक्रिया कैसी होगी, वह भी निर्धारण यूपीएससी करता है। तो आयोग परीक्षा के पाठ्यक्रम व परीक्षा प्रक्रिया, आयोग जो है वह परीक्षा पाठ्यक्रम व परीक्षा प्रक्रिया का क्या करता है? निर्धारण करता है। याद रखिए ये सब। और दोस्तों सरकारी सेवकों की भर्ती के तरीकों के जो मामले होते हैं, उसमें पदोन्नति, अनुशासनात्मक मामलों पर, कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति पर व शासकीय सेवाओं के दौरान जो घायल होने पर पेंशन की मामलों पर परामर्श कौन देता है? वह आपका आयोग देता है। याद रखिए, आयोग जो है वह सरकारी सेवकों की भर्ती के तरीकों के जो संबंध में मामलों पर पदोन्नति है, वह अनुशासनात्मक मामलों पर, वह कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति पर, वह शासकीय सेवाओं के दौरान घायल होने पर पेंशन के मामलों पर परामर्श कौन देता है? तो वह आयोग देता है। याद रखिए, ठीक है। सभी लोग नोट कर लीजिए, क्या नोट करना है? आयोग सरकारी सेवकों की भर्ती के तरीकों के संबंध के मामलों पर पदोन्नति व अनुशासनात्मक मामलों पर व कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति पर व शासकीय सेवाओं के दौरान यदि कोई घायल हो गया तो घायल होने पर पेंशन के मामलों पर परामर्श देता है, ठीक है।
अब दोस्तों आर्टिकल 323 में कहा गया है कि आयोग द्वारा प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 323 में क्या कहा गया है ये नोट कर लीजिए आप लोग। आर्टिकल 323, तो आर्टिकल 323 में जो आयोग है वह आयोग द्वारा प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन, आयोग प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन किसको, याद कर लीजिए, राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। अब दोस्तों क्या होगा, अब आयोग प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष, ये याद रखिएगा, यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्रतिवर्ष, है ना, ये नहीं कि 5 वर्ष में, प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। और राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष रखवाता है। ठीक है, राष्ट्रपति से संसद के समक्ष क्या करेगा, रखवाएगा। याद कर लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से चल रहा है। राष्ट्रपति आयोग प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा जाता है और राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष रखवाता है। अब ये जो आयोग का सुझाव होता है, ये जो अपना सुझाव देगा वह सलाहकारी प्रवृत्ति का होता है। याद रखिए, आयोग का सुझाव कैसा है, तो सलाहकारी प्रवृत्ति का। आयोग का सुझाव कैसा है, सुझाव सलाहकारी प्रवृत्ति का। ठीक है, सलाहकारी प्रवृत्ति का होता है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोग का सुझाव कैसा होगा, सलाहकारी प्रवृत्ति का। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि यह संसद की स्वेच्छा है, यह संसद की स्वेच्छा है कि इन्हें माने या न माने। यहां पर इंपॉर्टेंट यह संसद की स्वेच्छा पर है कि इन्हें माने या न माने। ठीक है, या न माने, यह संसद की स्वेच्छा पर है। ठीक है, मानना या न मानना संसद की है। और इसी कारण आयोग का सुझाव जो है वह कैसा है, सलाहकारी प्रवृत्ति का है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है याद रखने की, और जो कि बहुत जरूरी है। सरकार की एकमात्र यहां पर जवाबदेही भी तय की गई है। यह संसद का मतलब यहां पर सरकार है, अर्थात कि सरकार या संसद की स्वेच्छा पर निर्भर है कि जो आयोग के सुझाव है वह माने या ना माने। इसी कारण इसके सुझाव को सलाहकारी प्रवृत्ति का कहा जाता है। लेकिन यहां पर सरकार की एक जवाबदेही तय होती है कि वह संसद को आयोग के सुझाव को न मानने का कारण बताएं, कि कौन सा कारण है जिसके कारण आप आयोग के सुझाव को नहीं मान रहे। हालांकि है कि आयोग का सुझाव सलाहकारी प्रवृत्ति का है, यह संसद की स्वेच्छा पर निर्भर कर दिया है, सरकार की स्वेच्छा पर निर्भर कर दिया है कि आप माने या न माने। लेकिन आपको आयोग के सुझाव को न मानने का कारण बताया जाएगा, यह आपकी एकमात्र जवाबदेही भी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज, लगभग चीजें खत्म हो गई है। अब हम कुछ आते हैं अन्य तथ्य पर, कुछ अन्य तथ्य। ठीक, किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अन्य तथ्य पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संघ लोक सेवा आयोग है भारत में, यह कैसा है, केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। ठीक है, एक पहली चीज क्या है, यूपीएससी क्या है भारत में,
केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। यूपीएससी भारत में केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। ठीक है, पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है भारत में केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। संसद के द्वारा इसके कार्यक्षेत्र में वृद्धि भी की जा सकती है, अर्थात कि संसद जो है वह यूपीएससी के कार्यक्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है, अर्थात कि संसद जो है वह यूपीएससी के कार्यक्षेत्र में वृद्धि कर सकता है। अब दोस्तों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। ये याद रखना, ये प्रश्न आपका घुमा फिरा के पूछ भी लेता है। कई आप वर्षों में देख सकते हैं स्टेट पीएससी में प्रश्न पूछे भी गए और कभी कभी यूपीएससी में। अध्यक्ष को या सदस्यों को पुनर्नियुक्ति अथवा दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना जा सकता है। राइट, क्या याद रखना है? अध्यक्ष व सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। अध्यक्ष व सदस्य को दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना जा सकता है। याद रखिएगा, दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना जा सकता है, या कहें पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, चुना जा सकता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, यूपीएससी भारत में क्या है? केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। संसद यूपीएससी के कार्यक्षेत्र में क्या कर सकती है? वृद्धि। अध्यक्ष व सदस्य को दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना जा सकता है, या कहे अध्यक्ष व सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। अब दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के जो वेतन भत्ते हैं, ठीक है भाई, अध्यक्ष व सदस्य हैं तो उनको वेतन भत्ते भी मिलेंगे, तो वह भारत की संचित निधि पर भारित है। ठीक है, अध्यक्ष व सदस्यों के जो वेतन भत्ते हैं, ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं व सदस्यों के वेतन भत्ते, ठीक है, अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते किस पर भारित है? तो भारत के संचित निधि पर भारित है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के संचित निधि पर क्या है? भारित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यह आपसे प्रश्न पूछ भी लेता है। किस पर भारित है? तो भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। कोई दिक्कत आई? कहीं पर कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट करना। बहुत सिंपल शब्दों में चीजों के विषय में आपको बताया गया है। ठीक है, आपको हमने क्या क्या बता दिया? पूरी संरचना, गठन एवं कार्य पद्धति, आपके बर्खास्त की और आपके कार्य एवं शक्ति। अब आपको हम कुछ आर्टिकल लिखा देते हैं, पूछ लेता है मिलान के लिए, मैचिंग पे, तो यह चीज आपको याद होना चाहिए। तो आर्टिकल 315 में क्या चर्चा की गई है? सभी लोग कमेंट भी करते चलिएगा अगर आपको पता हो। आर्टिकल 315 में किसी को पता हो तो वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 315 में संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो आर्टिकल 315 में आपको संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की
चर्चा की गई है। आर्टिकल 316 में सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल की चर्चा, सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। इसकी चर्चा आपको कहां दिखाई देती है? आर्टिकल 316 में क्या चर्चा की गई है? सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। अभी हम लोग आप लोगों से चर्चा किया बर्खास्तगी के विषय में, तो आर्टिकल 317 में, ठीक है, आर्टिकल 317 में जो सदस्य है उनके बर्खास्तगी व निलंबन की चर्चा की गई है। किसमें? आर्टिकल 317 में आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन की चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 317 में दिखाई देती है। आर्टिकल 318 में आयोग के सदस्य एवं उनके जो कर्मचारी हैं उनके सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति जो है वह आर्टिकल 318 में दिखाई देती है, नोट कर लीजिए। और दोस्तों आर्टिकल 319 में, तो इसमें आयोग के सदस्यों द्वारा जो सदस्यता समाप्त के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक है वह आर्टिकल 319 में दिखाई देती है। आर्टिकल 319 में क्या? आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के बाद, अब आपकी सदस्यता समाप्त हो गई है, उसके बाद पद पर बने रहने पर रोक की गई है क्योंकि आपकी पुनर्नियुक्ति हो नहीं सकती है। तो इसकी चर्चा कहां पर है? आर्टिकल 319। और 320 में आपके लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं वह 320 में यूपीएससी के कार्य, ठीक है, वह 320 में। आर्टिकल 321 में आपके जो लोक सेवा आयोग हैं उनके कार्यों के विस्तारित करने की जो शक्ति है वह 321 में, याद कर लीजिएगा। और 322 में लोक सेवा आयोग के जो खर्च होते हैं वह 322 में चर्चा। और अंत में जो आर्टिकल 323 है लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन की चर्चा 323 में है। यहीं पर आपका संघ लोक सेवा आयोग चैप्टर समाप्त होता है। अब इसके बाद आपका जो चर्चा होगी वो राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। ये अब आपको अगले लेक्चर में, एक ही लेक्चर में दोनों मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पे आएंगे, ठीक है। आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट क्या किया है कि अधिक से अधिक देखिए, यदि आप हमसे भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे तो आप जरूर लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। और यह भावनात्मक जुड़ाव कैसे होगा? जब हम आपको अपने लेक्चर के माध्यम से आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। कोई भी दिक्कत आए कमेंट करो, मैं हूं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस सौर एकेडमी के संस्थान को आप बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंचाएं। संस्था आपके लिए बिल्कुल समर्पित है और बहुत जल्द आपके लिए और अच्छे सब्जेक्ट के लेक्चर प्रोवाइड करेगा। ओके, मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।